बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम विद फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स। और आज हम चैप्टर नंबर 7 का एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, जो है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी लॉन्ग के लिहाज से आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर हम एनर्जी की कंजर्वेशन को पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पीछे भी देखा, जो पिछले टॉपिक के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल पढ़ी, उसी को लेते हैं कि हमने कंसिडर किया एक बॉडी जिसका मैस m है, उसको अटैच किया विद ए स्प्रिंग और उसको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ बांध दिया। अच्छा, करते क्या हैं कि अब जैसे ही मैस को डिस्प्लेस करते हैं थ्रू अ डिस्टेंस x नॉट, तो अब हमने क्या किया कि उसके ऊपर फोर्स लगाई और उसने डिस्टेंस किया x नॉट। तो ये वाली फोर्स क्या होगी? जब हम हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर बात कर रहे थे तो तब भी मैंने आपको ये बताया था कि जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो वो होगा हुक्स लॉ। और वो हुक्स लॉ क्या होगा? F = kx प्लस kx के साथ, माइनस जो kx वाली है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया, जिसको हमने कहा हुक्स लॉ, और उसको लिखा F = kx और इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। अब हम देखते हैं, हमें एक्चुअली एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का पता लगाना है। तो एनर्जी अगर निकालनी है तो हमें वर्क डन होगा, जो इसने वर्क डन किया है वही उसकी चेंज इन एनर्जी की इक्वल होगा। ये आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब उसने वर्क किया तो उसके ऊपर फोर्स F = kx है। अब एक बात जहन में रखें कि F = kx में x चेंज होगा तो आपकी फोर्स भी चेंज होगी। x बढ़ेगा आपकी फोर्स बढ़ेगी, x कम होगा आपकी फोर्स कम होगी। तो अब अगर इधर से देखें तो जब डिस्प्लेसमेंट x = 0 था, मीन पोजीशन, तो फोर्स 0 थी। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ x नॉट की इक्वल, तब आपकी फोर्स kx नॉट हो गई। अब आपने वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन होता है W = FD cos of थीटा। अब अगर FD cos of थीटा है, इसके ऊपर एक जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट उसके ऊपर कंडीशन है। अब वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर आप ये वाला फार्मूला लगाना है तो इसके ऊपर फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल आपने फोर्स चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। जब आप कांस्टेंट फोर्स थी तो आपने डायरेक्ट F×D से उसका एरिया निकाल लिया, लेकिन जैसी ही वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर देखा, अब फोर्स वेरी कर रही थी, तो फिर वो आपका फार्मूला, आप वो वाला फार्मूला नहीं लगा सकते थे। कौन से वाला? FD cos of थीटा। तो फिर आपने क्या कहा? आपने ये सोचा कि वर्क डन तो आपने निकालना है, फार्मूला भी आपके पास एक है, तो फिर आपने किया क्या कि वो जो उसके ऊपर कंडीशन थी, वर्क डन वाली कंडीशन थी, आपने क्या किया, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए पाथ को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया और अज्यूम कर लिया कि जो स्मॉल छोटा सा टुकड़ा है उसके अंदर जो है वो आपकी फोर्स कांस्टेंट है। तो जैसे ही आपने उस टुकड़े के अंदर फोर्स को कांस्टेंट रखा, तब जाके आपने वर्क डन वाला फार्मूला लगाया। आपने फिर क्या किया कि छोटे छोटे टुकड़ों का वर्क डन अलग-अलग लगाया और उसको फिर ऐड अप कर लिया। तो इसी तरीके से आपने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकाली थी। अब यहाँ पे भी मसला यही कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो आप क्या करते हैं? तो आप अगर फोर्स आपके पास कांस्टेंट नहीं हो, एक तो ये है कि आपके पाथ को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट, दूसरा आपके पास तरीका होता है कि आप क्या करें कि उसकी एवरेज आउट ले लें और एवरेज को कांस्टेंट मान लें। तो आपने क्या किया? इन्हीं दोनों की एवरेज ली और उसको कांस्टेंट मान लिया। तो एवरेज फोर्स क्या होगी? 0 प्लस kx नॉट ओवर 2। तो इन दोनों की एवरेज जो है वो हाफ kx नॉट होगी। तो आपकी क्या आ गई? एवरेज फोर्स हाफ kx नॉट। ठीक हो गया। इसी तरीके से फिर आप वर्क डन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब W = FD cos of थीटा, तो फिर हमारी एवरेज फोर्स आई हाफ kx नॉट। अब फिर हम वर्क डन निकालते हैं।
अब वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा होता है। अब यहाँ पे देखें, फोर्स तो आपके पास ये आ गई, डिस्प्लेसमेंट आपने उसके अंदर लिया एक्स नॉट, और अब कॉज ऑफ थीटा एंगल। अब देखें, वेट था, आपने इसी तरीके से खींचा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई और इसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F और D जो है वो पैरेलल है। तो ऐसे केस में आपका कॉज ऑफ 0 डिग्री और कॉज ऑफ 0 डिग्री आपका क्या आ जाएगा 1, तो इधर से आपका FD आ गया। तो F की वैल्यू मैं पुट करता हूँ हाफ के एक्स नॉट इंटू के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर से आपका वर्क डन आया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये चीज़ भी हम 4th चैप्टर के अंदर पढ़ चुके कि जब हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया था कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डज इट मीन। तो वहाँ पे हमने ये कहा था कि कोई भी अगर बॉडी वर्क करती है अगेंस्ट इट्स विल या अगेंस्ट, मतलब कोई भी बॉडी है जो अपनी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कहा कि ईंट है, अब ईंट को वो नीचे पड़ी हुई है, मैं उसको ऊपर की तरफ खींचता हूँ, अब उसकी विल क्या है कि वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर, लेकिन मैं अब उसकी मर्ज़ी या नेचर के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ। तो ये वाला जो वर्क डन मैंने किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने उसे डिस्प्लेस किया, अब उसका क्या है कि वो मीन पोजीशन पे ही रहता है, रहने की ट्राई करता है, कोशिश करता है, मैं अब उसे डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक हो गया। तो वो जो है वो मैं उसकी नेचर के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में आपकी जो वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से आपने जब हमने बात की थी कि रबर है उसको मैं खींचता हूँ, तो वहाँ पे भी जो वर्क डन होगा वहाँ पे भी उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी किसी भी चीज़ की नेचर के ख़िलाफ़ काम करते और वर्क करते हैं और वो वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे भी हमने उसे डिस्प्लेस किया, वो क्या कहता है कि रेस्ट है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती, मैंने उसे उसकी नेचर के ख़िलाफ़ काम किया, तो वो जो वर्क डन मैंने किया वो क्या स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क अपीयर एज द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब t इज इक्वल टू 0 पे हमने देखा तो x 0 था, t इज इक्वल टू किसी और टाइम के ऊपर मैं चेक करता हूँ तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो x होगा, x नॉट सिर्फ एट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, मुझे तो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऊपर चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई एनी इंस्टेंट है t, तब आपका डिस्प्लेसमेंट x होगा। अब वो x मीन पोजीशन पे t इज इक्वल टू 0 पे होगा तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्सट्रीम पे होगा तो x इज इक्वल टू x नॉट हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर देखेंगे तो तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होगा। अब अगर इसी को मीन पोजीशन पे देखें, मीन पोजीशन पे आपकी x क्या होती है 0, तो ऐसे केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम, और ये आपकी 0 है तो इसको आप क्या कहते हैं मिनिमम। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी एट मीन पोजीशन, जबकि मैक्सिमम होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, अब उसके बाद आती है काइनेटिक एनर्जी। अब आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी, लाजमी बात है कि आप उसे डिस्प्लेस किया है, जैसे आप छोड़ते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर की इक्वल होती है। अब v जो है स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस केस के अंदर हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस के अंदर हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट k ओवर m इंटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो हमें v स्क्वायर चाहिए तो मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। अब अगर मैं इसको स्क्वायर लेता हूँ तो क्या होता है, मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ और इस होल का स्क्वायर ले लेता हूँ। अब अगर मैं होल का स्क्वायर लेता हूँ तो v स्क्वायर हमारा क्या आ जाता है, ये एक्स नॉट स्क्वायर आ गया, अंडर द रूट k ओवर m स्क्वायर इससे कैंसिल तो ये k ओवर m आ गया, और ये अंडर रूट इससे भी कैंसिल तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर मेरी v स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो अब मैं v स्क्वायर को इसके अंदर पुट करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
m और v स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। m से कैंसिल हो जाता है, तो इधर से क्या मिलता है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई एट एनी इंस्टेंट। अब इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। अब मैं एट मीन पोजीशन पे चेक करता हूँ, तो एट मीन पोजीशन, अब अगर मैं मीन पोजीशन पे चेक करूं तो मीन पोजीशन पे x क्या हो जाएगी, 0। अब अगर x 0 है तो ये सारी टर्म 0 हो गई। तो क्या बच गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी बची हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1, और ये तो 0 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई, तो एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन में चेक कर लेता हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन। अब x इज इक्वल टू एक्स नॉट है, अब ऊपर भी एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, तो कैंसल, आंसर आएगा 1, 1 माइनस 1 0, 0 सारी साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी, 0। तो हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0, जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ये, जबकि काइनेटिक एनर्जी 0। तो इसी तरीके से अब हम टोटल एनर्जी निकालनी है। अब टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी लिखी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखी। अब ये इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, मैं इसको खोल लेता हूँ, तो हाफ के एक्स नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ गया, माइनस इसी तरीके से आया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया कि सिंपल हाफ के एक्स नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो ब्रैकेट के अंदर रकम थी, तो ब्रैकेट के अंदर 1 था तो वही आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस और के एक्स नॉट। अब के एक्स नॉट से कैंसिल, एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 के एक्स नॉट ये वाला माइनस 1/2 के और एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों सेम रकमें, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, तो इधर से टोटल एनर्जी क्या आ गई, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब मैं जरा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख देता हूं। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी को देखा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैं कहता हूं कि x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी x 0। यहां पे x आपका 0 है, इसको आप मीन पोजीशन कह रहे हैं, ये आपकी x इक्वल टू एक्स नॉट है माइनस, तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। अब x एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस पे आपका एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी, ये जो ग्राफ बनेगा फिर एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कहते हैं। बाद औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बाद औक़ात MCQs के अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर अक्सर औक़ात पूछ लिया जाता है कि एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आप ड्रा करें ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग का। ठीक हो गया। तो अब आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या, मैं ड्रा कर लेता हूँ, एक्सट्रीम मीन पे 0 और एक्सट्रीम x इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट हो या माइनस एक्स नॉट, आपका आंसर ये, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस ही आ जाएगा, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर जो कि टोटल एनर्जी की इक्वल है। तो ये टोटल एनर्जी की लाइन हमने लगा दी, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे भी पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम और माइनस एक्स नॉट पे भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो अब अगर इसका मैं बिहेवियर ड्रा करता हूँ तो ये क्या आता है, ये बिहेवियर इसी तरीके से आता है। ठीक हो गया। अब मैं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का देखता हूँ, तो ये आपकी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी का देखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, तो ये मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन x प्लस एक्स नॉट है या माइनस एक्स नॉट है, ठीक है, उसका स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ही बन जाएगा। तो इधर से काइनेटिक एनर्जी 0, तो इसका मतलब एक्सट्रीम पे भी 0 माइनस एक्स नॉट पे भी 0, तो इधर से आपका ग्राफ इसी तरीके से बने, सॉरी ये आपका ग्राफ, तो ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है, और ये आपकी टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे देखें कि हर जगह पे एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जबकि पोटेंशियल एनर्जी 0, मीन पोजीशन पे
पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जबकि इन बिटवीन किसी भी जगह पे आप देख लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मीन एक्सट्रीम से मीन आती है तो मिनिमम होती ज़ीरो हो जाती है। तो इसी तरीके से आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपकी टोटल एनर्जी है। तो अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब देखते हैं कि टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। तो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो इंटरचेंज होता रहता है। अब देखें कि मीन पोजीशन पे देखा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे देखा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई जा रही है, जबकि टोटल एनर्जी हमेशा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर रहेगी। तो इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, जो किसका है, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो काइनेटिक एनर्जी का इस तरीके से बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी का इस तरीके से बनेगा, और टोटल एनर्जी हमेशा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी और वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ठीक हो गया। तो अब ज़रा इसको एमसीक्यूज़ के लिहाज से देखा जाए। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से सबसे पहले पूछा जा सकता है कि आपका हुक्स लॉ, ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट किया तो हुक्स लॉ के अंदर प्लस के साथ है, रीस्टोरिंग फोर्स के साथ में माइनस के साथ है। तो F = kx हुक्स लॉ हो गया। यहाँ पे आपने वर्क डन जो है उसकी कंडीशन कौन सी है कि फोर्स आपकी हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। तो फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए ये एवरेज फोर्स लगा ली। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये जो वर्क होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये एमसीक्यूज अक्सर औकात आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जब हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो वो जो वर्क डन हम करते हैं वो किस फॉर्म में आता है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और अगर सही तरीके से और भी देखा जाए तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग होती है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी सिस्टम के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पूछ सकते हैं एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछ सकता है एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये होगा, मीन पोजीशन पे ये, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये। टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछ सकता है, टोटल एनर्जी कितना होता है। और अब यहाँ पे देखें कि टोटल एनर्जी सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर। अब अगर एम्पलीट्यूड डबल करेंगे तो टोटल एनर्जी 4 टाइम्स हो जाए, क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर जो है वो इससे रिलेट कर रहा है। तो अब अगर एम्पलीट्यूड जो है वो बड़ा डबल करेंगे तो आपका टोटल एनर्जी, अब अगर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड अगर डबल करेंगी तो तब आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी। एनर्जी अगर 3 टाइम करेंगी तो आपकी टोटल एनर्जी जो है वो 9 टाइम हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अगर आपका x जो है वो x0/2 हो तो तब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है। इसी तरीके से x की कोई भी वैल्यू दे सकता है इन टर्म्स ऑफ x0। तो इस तरीके से, और उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपके लिए असाइनमेंट है कि कौन सा ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जिस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ हो जाते हैं, या कौन सा ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाते हैं। तो आपने वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं। अब अगर काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब वो ही हो गया ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का हाफ हो गई है, इस तरीके से। तो ये आप लोगों ने इसको हल करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।